बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना चैप्टर 3 का जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि अगर आपको याद हो तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा। ठीक है, हमने पैसिव इम्यूनिटी में पढ़ा कि किसी किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो वाटर के मॉलिक्यूल हों या सॉलिड पार्टिकल्स हों, वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ने लगे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा पैसिव इम्यूनिटी के। ठीक है, अब सबसे पहले देखें कि एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी में भी सेम प्रोसेस होगा कि मॉलिक्यूल्स या किसी भी सब्सटेंस ने मूव करना है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा। पहले हम पढ़ते आ रहे थे हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन। और ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का यूज़ होगा। इस किस्म की हम मूवमेंट को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, पैसिव इम्यूनिटी। बट दिस सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमारे पास क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, आपको पता है, याद हो तो कैरियर प्रोटीन्स आप लोगों ने पैसिव इम्यूनिटी में भी पढ़े थे, जो क्या कर रहे थे, कैरी कर रहे थे सब्सटेंसेस को। ठीक है, ताकि वो इन और आउट सेल के मूव कर सके। इसमें भी यही होगा, बट यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वो मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन को, दोनों को, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब वो हम पढ़ेंगे कैसे मेंटेन करेगा। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, जो कैरियर यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करेंगी, मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए एनर्जी का यूज़ करेंगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या थी, ये सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट आपके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, लाइक अभी जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बताया जा रहा है कि जो नर्व सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स होंगी, उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, कैरियर प्रोटीन्स होगी। और वो कैरियर प्रोटीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में। अगर आप लोग देखें रेस्टिंग सेल जब होगा, यानी कि जब नर्व सेल किसी किस्म का कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, इस स्टेज में क्या होगा, ये पंप करे, एनर्जी यूज़ करेगा ताकि पोटेशियम की हायर कंसंट्रेशन और सोडियम की लो कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर मेम्ब्रेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने कहा कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैरियर्स प्रोटीन हैं जो कि प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इनकी मूवमेंट के लिए, जबकि जो हमारा नर्व सेल्स है अगर रेस्टिंग स्टेज पर है, ठीक है, अभी किसी किस्म का कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, उस दौरान सोडियम पोटेशियम पंप के जो कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है इनसाइड ऑफ दिस सेल उसको कम रखा जा सके और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखा जा सके। इस पर्पस के लिए जो एक्टिवली मूव है सोडियम जो आयंस होंगे उनको आउटसाइड ऑफ सेल मूव करवाया जाएगा और पोटेशियम को इनसाइड ऑफ द सेल मूव करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सोडियम को आउटसाइड मूव करवाएंगे तो सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इनसाइड ऑफ द सेल, और अगर हम पोटेशियम को इनसाइड मूव करवाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो ये आपके पास जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यानी कि कैरियर प्रोटीन्स है। उसके बाद जो आपको ब्लू कलर में सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है, ये लिपिड बाइलेयर्स हैं। ठीक है, एक लिपिड की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है और एक लिपिड की लेयर यहाँ पर, दरमियान में कैरियर्स प्रोटीन्स है। ठीक है, ऑरेंज कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पोटेशियम के आयंस है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, सोडियम के आयंस है। अब देखिए सोडियम क्या कर रहा है, एक तरफ से इनसाइड मूव कर रहा है, दूसरी तरफ से आउटसाइड होता जा रहा है। पोटेशियम का भी सेम यही हिसाब है कि एक तरफ से देखिए एंटर हो रहा है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, एक तरफ से एंटर हो रहा है। ठीक है, इस दौरान क्या होगा कि एटीपी का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखना है, सोडियम की कंसंट्रेशन को कम रखना है,
देखिए यहाँ पर अगर आप लोग साइटोप्लाज्म में देखें तो आप लोगों को ग्रीन मॉलिक्यूल्स कम नज़र आ रहे हैं और ऑरेंज मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़र आए, यानी कि सोडियम की कंसंट्रेशन को हम कम कैसे करेंगे कि उसको आउटसाइड मूव करवाना शुरू कर देंगे और पोटेशियम को क्या करेंगे, इनसाइड मूव करवाना शुरू कर देंगे। और इस दौरान क्या होगा, एक्टिव प्रोटीन्स यानी कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी। और ये कैरियर प्रोटीन्स देखिए यहाँ पर इनका ओपन और क्लोज होना डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसी के थ्रू जो है कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाएगा और इस प्रोसेस को कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें हम लोग लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब आप लोगों को पता है इनसाइड, ठीक है। एक है एंडोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंडोसाइटोसिस में क्या होगा। बल्की मटेरियल की बात की जा रही है। बल्की मटेरियल क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा मैसिव मटेरियल होगा वो क्या करेगा, सेल की इनसाइड मूव करेगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर उसने सेल के इनसाइड मूव करना है, एंडो का मतलब है इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। अगर बल्की मटेरियल इनसाइड सेल की मूव करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस के दौरान क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्मॉल पोर्शन क्या होगा, इनवेजिनेट हो जाएगा। इनवेजिनेट का मतलब क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब अंदर की तरफ मूव होगा तो ये जो बल्की मटेरियल होगा वो उसके जो इन्वेजिनेशन है, जो अंदर की तरफ मूव हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो कलेक्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से तो उसके जो एंड्स होंगे वो सील हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से वो क्या होगा, एक स्मॉल वेजिकल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है। अब ये जो स्मॉल वेजिकल्स बन चुके थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, अब वो क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि अलग हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म में मूव कर देंगे। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल का इनसाइड वाला एरिया वहां पर मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो जेली लाइक मटेरियल है। अब क्या है कि इसमें आपके पास एंडोसाइटोसिस की नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस सेम प्रोसेस है। डिफरेंस कहाँ पर आ गया इनके बल्की मटेरियल में। अगर आप लोग सॉलिड मटेरियल का की बात करेंगे कि वो इनसाइड ऑफ द सेल मूव कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अगर आप लोग लिक्विड मटेरियल की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं तब आप इसको क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसको समराइज करें एंडोसाइटोसिस में इसके प्रोसेस को, एंडोसाइटोसिस को आपको समझ आ गई है कि एंडोसाइटोसिस क्या होगा, कि कुछ भी बल्की मटेरियल है चाहे वो आपका लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में है, अगर वो सेल के इनसाइड मूव करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो बल्की मैसिव मटेरियल है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा। उस दौरान सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनवेजिनेट हो जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। जो वो पोर्शन होगा जो सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ मूव किया हुआ, उसके अंदर सारा बल्की मटेरियल जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब वो बल्की मटेरियल उसके अंदर मूव कर जाएगा तो वो क्या करेगा, उसके सील्स एंड जो होंगे वो सील्स हो जाएंगे, ठीक है, बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद क्या करेगा, वो एक वेसिकल्स की फॉर्म में आ जाएगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो आपके पास वेसिकल्स होंगे वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। जैसे वो डिटैच होगा तो सेल के इनसाइड मूव कर देगा, देन इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। फिर आपने पढ़ी 2 टाइप्स, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा कि यही सेम प्रोसेस अगर सॉलिड बल्कि मटेरियल की फॉर्म में होगा देन एंड फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा तब आप इसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल है रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस की, ठीक है। इसी एग्जांपल के रिलेट आपके पास यहाँ पर आपको डायग्राम शो की गई है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, जो मटेरियल को पिकअप कर लेंगे फ्रॉम आउटसाइड और पिंच होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनवेजिनेट होना शुरू हो जाएंगे और क्या बना देंगे, वेजिकल। अब इसमें आप लोगों के पास एग्जांपल है लिवर सेल की, ठीक है। अब लिवर सेल है तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, कुछ रिसेप्टर प्रोटीन होंगे किसके लिए, कोलेस्ट्रोल को कैच करने के लिए। अब ये जो कोलेस्ट्रोल है वो आपके ब्लड के अंदर क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्म में। अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं इनको रिसेप्टर प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिवर सेल की हैं वो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे और
कैच कर लेंगे फ्रॉम द ब्लड। अब इनको क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस की फॉर्म में सेल के अंदर मूव करवा लेंगे। तो ये जब सेल के अंदर मूव करेगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तब आप इसको क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, रिसेप्टर, और क्योंकि इसमें रिसेप्टर भी इन्वॉल्व है, और रिसेप्टर कौन सा है, रिसेप्टर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को पिकअप करना है। और इसी कोलेस्ट्रॉल को हम लोग क्या कह रहे हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम की तरफ देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट डायग्राम, ये क्या है, LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर क्या है, आपके पास कुछ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर फॉस्फोलिपिड है आउटर लेयर, और इनसाइड क्या है, कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, ये सारी कंप्लीट जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये क्या होगी, इनवेजिनेट यानी कि अंदर की तरफ मूव हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये जो आपके पास लो डेंसिटी पार्टिकल थे ना, उनको उसने कैचअप कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, और रिसेप्टर प्रोटीन्स के थ्रू वो इनसाइड ऑफ द सेल मूव कर चुका है, जहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग अपनी सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। अब जो भी हम लोगों ने मटेरियल पढ़ा है कि जो वेजिकल की फॉर्म में इनसाइड ऑफ द मूव कर चुका था, अब बल्कि मटेरियल क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इस प्रोसेस को आप लोग क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, जो बल्कि मटेरियल था जो कि पैक हो चुका था एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसने एक वेजिकल बना ली थी, अब यही वेजिकल क्या करेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगी, उसके साथ फ्यूज हो जाएंगी, टकराएंगी, और अपना सारा कंटेंट एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल रिलीज कर देंगे। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बल्की मटेरियल आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करेगा। अब कैसे मूव करेगा, जो आपके पास बल्की मटेरियल की फॉर्म में वेसिकल्स बन चुके थे, वो वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, टकराएंगे, फ्यूज करेंगे, और अपना सारा कंटेंट क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास ये जो फर्स्ट आपको डायग्राम दिखाई गई है, ये सबसे पहले क्या है, एंडोसाइटोसिस की। ठीक है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई है, इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ धंसी है, सारा का सारा बल्कि मटेरियल उस पोर्शन के अंदर चला गया जो इन्वेजिनेट हुआ था। फिर उसके जो एंड्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, सील होना शुरू हो जाएंगे। सील होने के बाद क्या होगा, वो उससे डिटैच हो जाएगा और इनसाइड द सेल मूव कर देगा। जबकि आउटसाइड ऑफ द सेल के लिए क्या होगा, जो आपके पास बल्कि मटेरियल बन चुका था वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा, टकरा देगा इसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और अपना सारा कंटेंट क्या करेगा, रिलीज कर देगा आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये आपके पास थी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है कंप्लीट वो अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टेम सेल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।